तो बच्चों चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी छठी कक्षा यानी छठी क्लास का 5वां पार्ट मराठी सब्जेक्ट का। तो आप अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए छठी कक्षा की और उसमें 5वां जो कविता है 5वीं कविता है आज हम उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है मला वाटते। इस कविता को आप अपने बुक्स में खोल कर रख दीजिए और हम जब ये कविता पढ़ेंगे तो आप भी हमारे पीछे पीछे इस कविता को पढ़िए और जो मुश्किल अल्फाज है उनको समझने की और अच्छे से उच्चार करने की कोशिश कीजिए। और जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो आप भी हर लाइन पर उंगली रखकर पढ़िए। तो चलिए फिर आपने बुक निकाल लिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी छठी क्लास की मराठी सब्जेक्ट की 5वीं कविता मला वाटते, जिसका मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है। मला वाटते यानी मुझे ऐसा लगता है। क्या क्या लगता है अब हम देखते हैं यहाँ पर कवि को क्या क्या लगता है। तो इसके कवि है मधुकर बारस्कर, जिनका क्या नाम है कवि का, मधुकर बारस्कर। जब हम कविताएं पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं तो आप सब बच्चे उस कविता के लेखक का, कवि का, कवियत्री का नाम अपने जहन में बिठा लीजिए और उस पाठ को लिखते वक्त उसके बाजू में उनका नाम भी लिखिए जो आपको हमेशा याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में भी लिख सकेंगे, जिससे आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कविता के कवि का नाम क्या है, मधुकर बारस्कर। इनकी ये कविता है और उनको क्या क्या महसूस होता है, वो क्या क्या बनना चाहते हैं और किस तरह से जीना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। मला वाटते यानी मुझे ऐसा लगता है। इस कविता को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐका मना वाचा यानी सुनो, कहो और पढ़ो। तो हम इस कविता को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। मला वाटते झरा होऊनी तृषा हरावी वाट सरूंची। मला वाटते मेघ होऊनी वृष्टी करावी जलधारांची। मला वाटते तरुवर होऊनी फळे गोड सगळ्यांना द्यावी। सदैव शीतल छाया धरुनी वाट सरूंची सोय करावी। इसके बाद है मला वाटते गवत होऊनी पुष्ट करावे गाई गुरांना। आणि वाटते दिवा होऊनी उजेड द्यावा मी सकलांना। मला वाटते फूल होऊनी डोलावे मी तरुवेलीवर। हासत हासत सुगंध उधळत सुखवावे सकलांचे अंतर। इस तरह से हमने ये कविता को पढ़ लिया है। अब हम इसका मतलब भी जान लेते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से एक बार, और जो मुश्किल शब्द है उनके पास पेंसिल से उनके मतलब भी लिख कर रखिए, जिसको आपको पढ़ते वक्त आसानी जाएगी। तो चलिए फिर इस कविता का अर्थ हम समझ लेते हैं। मला वाटते झरा होऊनी यानी कि मला यानी मुझे, वाटते यानी ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। झरा होऊनी यानी क्या, झरना, झरा यानी झरना, होऊनी यानी होकर, मुझे क्या लगता है, झरना होकर। तृषा हरावी वाट सरूंची यानी कि तृषा यानी प्यास, हरावी यानी मिटाना, और वाट सरूंची यानी जो रास्ते से आते जाते हैं लोग, जो सफ़र करते हैं ऐसे लोग। यानी कि मुझे क्या लगता है, मला वाटते झरा होऊनी तृषा हरावी वाट सरूंची यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं झरना बन जाऊं और वाट सरूंची यानी रास्ते से आने जाने वाले लोगों की, तृषा यानी प्यास, हरावी यानी बुझाऊं, जो लोग आते जाते हैं रास्ते से और जिनको प्यास लगती है,
जो लोग रास्ते से चलते हैं उन सारे लोगों की मैं क्या करूं, झरना बनकर प्यास बुझाऊं। ऐसा किसको लगता है? हमारे कवि को लगता है। मला वाटते मेघ होऊनी, वृष्टि करावी जलधारांची। अब यहाँ पे मला वाटते का मीनिंग तो आप समझ गए। मला वाटते यानी मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा महसूस होता है। मेघ यानी बादल, होऊनी यानी होकर, वृष्टि यानी बारिश, बारिश को यहाँ पर क्या कहा गया है? वृष्टि। करावी यानी करना चाहिए, जलधारांची यानी पानी के धारों की बरसात करनी चाहिए। मला वाटते मेघ होऊनी, वृष्टि करावी जलधारांची, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेघ बनकर या बादल बनकर मुझे जलधारों की यानी पानी की धारों की वृष्टि करावी यानी बरसात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं? बादल बन जाऊं और बादल बनकर जलधारों की यानी पानी के धारों की बरसात, वृष्टि यानी बरसात करूं। ऐसा किसको लगता है? कवि को लगता है। यानी कि यहाँ पर कवि हमें इस कड़वे में क्या कह रहे हैं कि कवि को क्या लगता है कि मैं कभी लगता है उनको मैं झरना बन जाऊं और झरना बनकर मैं क्या करूं? जो रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं मैं उनकी प्यास बुझाऊं। और कभी उनको क्या लगता है कि मैं क्या बन जाऊं? बादल बन जाऊं और बादल बनकर मैं बरसात करूं, इस दुनिया में हर तरफ मैं बारिश करूं। ऐसा उनको लगता है। मला वाटते तरुवर होऊनी, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अब यहाँ पर हम दो लाइन का मतलब देखेंगे। मला वाटते तरुवर होऊनी, फळे गोड सगळ्यांना द्यावी। तरुवर यानी झाड़, वृक्ष, पेड़ जिसे हम कहते हैं, झाड़। होऊनी यानी मुझे क्या लगता है कि मैं क्या बन जाऊँ? अब पेड़ बन जाऊँ और पेड़ बनकर क्या करूँ? फळे गोड सगळ्यांना द्यावी। फळे यानी फल, गोड यानी मीठे, सगळ्यांना यानी सबको, द्यावी यानी दूं। ऐसा कवि यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या बन जाऊं? तरुवर यानी पेड़, झाड़ या वृक्ष हम जिसको कहेंगे, झाड़ बन जाऊं या पेड़ बन जाऊं और क्या करूं? उस पेड़ पर क्या आएंगे? मीठे मीठे फल आएंगे। गोड यानी मीठे, फल यानी फल, यानी कि मीठे फल देकर सबको क्या करूं? खुश करूं। मला वाटते तरुवर होऊनी, फळे गोड सगळ्यांना द्यावी, यानी मैं क्या बन जाऊं? झाड़ बन जाऊं और झाड़ बनकर मैं मीठे फल सारे लोगों को दूं। सदैव शीतल छाया धरुनी, वाट सरूंची सोय करावी, यानी कि सदैव यानी हमेशा, शीतल यानी ठंडी, छाया यानी छाँव, धरुनी यानी कि धरती पर छाँव, ठंडी शीतल एकदम ठंडी ऐसी छाया मैं धरती पर गिराऊं। और वाट सरूंची सोय करावी, यानी कि मैं जो वाट सरू है, हमने इससे पहले कड़वे में भी देखा है, वाट सरू यानी सफ़र करने वाले लोग, रास्ते से आने जाने वाले लोग जो हैं उनको यहाँ पर वाट सरू कहा गया है। तो मैं क्या करूँ? झाड़ बनकर, वृक्ष बनकर उनको ठंडी छाया दूँ, छाया यानी छाँव दूँ और उनको क्या करूँ? सुकून दूँ। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। मला वाटते तरुवर होऊनी, फळे गोड सगळ्यांना द्यावी, सदैव शीतल छाया धरुनी, वाट सरूंची सोय करावी, यानी कि मैं क्या हो जाऊं? एक पेड़ बन जाऊं और सबको मीठे फल और शीतल छाया देकर सबकी खिदमत करूं या सबको सुख दूं। ऐसा यहाँ पर कवि सोच रहे हैं। अब इसके बाद है, देखिए, मला वाटते गवत होऊनी, पुष्ट करावे गाई गुरांना, यानी कि आप कवि को फिर से क्या बनना चाह रहे हैं? कवि यहाँ पर गवत, गवत यानी घास, जो हरी हरी घास होती है जंगल में चारों तरफ, उसको गवत कहते हैं। मला वाटते गवत होऊनी, यानी मुझे क्या लग रहा है कि मैं क्या बन जाऊं? घास बन जाऊं, हरियाली जो है, जो हरी हरी घास है वो मैं बन जाऊं। पुष्ट करावे गाई गुराना, यानी जानवरों को मैं क्या करूं? पुष्ट यानी ताकतवर, बलवान, उनको मैं क्या करूं? गाई गुरों को ताकतवर बनाऊं। गाई गुरे यानी गाय बैल जो भी जानवर हैं उनको यहाँ पे गाई गुरांना कहा गया है। आणि वाटते दिवा होऊनी, उजेड द्यावा मी सकलांना, और मुझे क्या लगता है कि दिवा यानी चराग जिसे हम कहेंगे या दिया होकर
उजेड द्यावा मी सकलांना, यानी मुझे सबको उजाला देना है। उजेड यानी उजाला, रोशनी। द्यावा मी सकलांना, सकलांना यानी सबको, सारे लोगों को मैं क्या करूँ, दिया बनकर उनकी ज़िंदगी में और उनकी दुनिया में उजाला कर दूँ, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। मला वाटते गवत होऊनी पुष्ट करावे गाई गुरांना, आणि वाटते दिवा होऊनी उजेड द्यावा मी सकलांना, यानी कि मैं घास बन जाऊं और जो जानवर हैं, गाय बैल जो भी जानवर हैं, उन सबको मैं क्या करूं, ताकत दूं। पुष्ट यानी बलवान करूं, उनको ताकतवर बनाऊं। और दिया बनकर मैं क्या करूं, लोगों के ज़िंदगियों में, उनके घरों में मैं क्या करूं, उजेड़ यानी उजाला करूं, सबके सकलाना यानी सबको उजाला दूं, ऐसा कवि यहाँ सोच रहे हैं। उसके बाद देखिए आखिरी कड़वा है ये चौथा। मला वाटते फूल होऊनी डोलावे मी तरुवेलीवर, यानी कि इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है फूल बनकर मैं क्या बन जाऊँ, अब फूल बन जाऊँ, और डोलावे मी तरुवेलीवर, और मैं बेल पर क्या करूँ, डोलूँ, यानी शान से लहरूँ उसके ऊपर। मैं जब बेल पर फूल बन जाऊँगा तो मैं शान से उसके ऊपर क्या करूँगा, डोलूँगा, यानी कि लहराऊँगा। हासत हासत सुगंध उधळत, यानी हंसते हंसते, हासत हासत यानी हंसते हंसते, सुगंध उधळत यानी कि खुशबू फैलाते हुए, उधळत यानी चारों तरफ मैं अपनी खुशबू फैला दूंगा। सुखवावे सकलांचे अंतर, यानी कि सुखवावे यानी सबको खुशी दूंगा, सुख दूंगा उनके दिल को। अंतर यानी उनके अंतर मन को, उनके दिल को मैं क्या करूँगा, सुकून दूंगा। सकलांचे यानी सबके दिल को मैं क्या करूँगा, सुकून दूंगा। हासत हासत सुगंध उधळत, यानी कि हंसते हंसते खुशबुएं फैलाते फैलाते, सुखवावे सकलांचे अंतर, अंतर यानी दिल, अपना जो अंदर का दिल होता है, अंतर मन हमारा, उसको क्या करूँगा मैं, सबके, सकलांचे यानी सबके दिलों को सुखवावे यानी सुख दूंगा, सुकून दूंगा, मैं क्या बन जाऊँगा, फूल बन जाऊँगा, ऐसा यहाँ ने कवि ने हमको यहाँ पर कहा है। इस तरह से हमने इस कविता में देखा कि कवि को क्या क्या बन जाना चाहते हैं। कवि सबसे पहले क्या करते हैं, कवि क्या बनना चाहते हैं, झरना, फिर उसके बाद वो बादल बन जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो एक झाड़ बन जाना चाहते हैं जो सबको फल दे, ठंडी छाँव दे, ऐसा वो झाड़ बन जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो गवत यानी कि घास बन जाना चाहते हैं कि जिसको खाकर जानवर क्या हो जाए, बलवान ताकतवर हो जाए। फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं दिया बन जाऊं, और दिया बनकर मैं क्या करूं, लोगों के ज़िंदगी में उजाला करूं, उनके घरों में उजाला करूं, सबको मैं उजाला दूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि मैं फूल बन जाऊं, मैं फूल बनकर क्या करूँगा, एक बेल पर लहराऊँगा, डोलावे यानी लहराऊँगा उसके ऊपर, और मैं हंसते हंसते अपनी खुशबू फैलाते सबको क्या करूँगा, सबके दिलों को सुकून दूंगा, ऐसा कवि हमें इस कविता में कह रहे हैं। कवि को लगता है मैं कभी पेड़ बन जाऊँ, कभी फूल बन जाऊँ, कभी झरना बन जाऊँ, कभी बादल बन जाऊँ, और कभी घास बन जाऊँ, कभी दिया बन जाऊँ। इस तरह से कवि अलग अलग तरह से इंसानों की मदद करना चाहते हैं। इस कविता में हमने देखा कि कवि किस तरह से अपने दिली हालातों को बयान कर रहे हैं और इस कुदरत में खो जाना चाहते। तो चलिए फिर अब इस कविता के स्वाध्याय हम देख लेते हैं, जिसका नाम है मला वाटते। इस मला वाटते कविता के अब हम स्वाध्याय अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और आप भी इस स्वाध्याय को अपने नोटबुक्स में अच्छे से लिखिए, उनको पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए फिर स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहिला, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि एक दो अल्फाजों में या एक दो लाइन में जवाबात लिखिए। जिसमें पहला है अ, कविला झरा आणि ढग का बनावे से वाटते, यानी कि कवि को, हमारे जो कवि है इस कविता के, उनको झरा यानी झरना और ढग यानी कि बादल क्यों बनना ऐसा लग रहा है। तो इसका आंसर हम मराठी में लिखेंगे। आप भी अपनी मराठी की नोटबुक खोल लीजिए और उसके अंदर आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए फिर उत्तर, कविला झरा होऊनी रस्त्याने, यानी कि रास्ते से, वाट सरू
यानी की जाणे आणे वाले, रस्त्याने जाणाऱ्यांची तहान भागवावी आणि ढग होऊन जलधारांची वृष्टि करावी असे वाटते। यानी कि कवि को झरना और ढग बनकर क्या करना है, झरना बनकर उनको आने जाने वालों की वाट से उनकी प्यास बुझानी है, और बादल बनकर क्या करना है, जोरदार बारिश करनी है इस पृथ्वी पर। दूसरा आंसर है आ, प्रश्न है आ, कवीला झाड बनून वाट सरूंची कोणती सोय करायची आहे। यानी कवि को झाड़ बनकर आने जाने वालों की कौन सी सोय करनी है, उनके लिए क्या करना है, इंतज़ाम। सोय यानी इंतज़ाम, यहाँ पर उनको क्या इंतज़ाम करना है हम देखेंगे। कवीला झाड बनून सगळ्यांना गोड फळे आणि थंड छाया देऊन वाट सरूंची सोय करायची आहे। यानी कि कवि को झाड़ बनकर सबको मीठे फल देना है खाने के लिए, और ठंडी छाया देनी है आराम करने के लिए। जो रास्ते से आते जाते हैं लोग, वो उस पेड़ के नीचे बैठकर उस ठंडी छाँव में आराम करेंगे, और जो फल है मीठे मीठे वो खाएंगे। ऐसी उनको लोगों की सोय करना है, या लोगों के लिए ऐसे काम करना है, ऐसे इंतज़ाम करने हैं। इसके बाद है तीसरा ई, गाई गुरांना पुष्ट करण्यासाठी कवी कोण कोण बनणार आहे। गाई गुरांना पुष्ट करण्यासाठी कवि कौन बनणार आहे। यानी कि गाय गुरों को यानी जानवरों को, गाय बैल, इनको पुष्ट करण्यासाठी यानी ताकतवर करने के लिए कवि क्या बनना चाहते हैं, हमको यहाँ पर लिखना है। कविला गवत होऊनी गाई गुरांना पुष्ट करावे असे वाटते। यानी कवि को क्या लग रहा है कि मैं घास बन जाऊं और जानवर मुझे खाकर क्या बन जाएंगे, पुष्ट यानी ताकतवर बन जाएंगे। ई, कवि दिवा बनून कोणते कार्य करू इच्छितात। यानी कि कवि यहाँ पर दिया बनकर कौन सा काम करना चाहते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कविला दिवा बनून सर्वांना उजेड द्यावे असे कार्य करू वाटते या करू इच्छितात। यानी कि कवि क्या करना चाहते हैं, दिया बनकर सबको रोशनी देना चाहते हैं, सबको उजाला देना चाहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है ऊ, फूल बनून कवि दुसऱ्यांना कशी मदद करणार आहे। यानी कि फूल बनकर कवि दूसरों को कैसी मदद करना चाहते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे फूल बनून कविला तरुवेलीवर डोलावे व तसेच हासत हासत सुगंध पसरवत सर्वांच्या मनाला सुख द्यावे अशी मदद करावीशी वाटते। यानी कि उनको क्या करना है, एक बेल पर फूल की तरह डोलना है यानी लहराना है, और हंसते हंसते सब तरफ सुगंध फैलाकर सबके दिलों को खुशियाँ देनी है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, कवितेत शेवटचे अक्षर सारखे असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। यानी कि कविता में आखिर का अक्षर एक जैसा है, ऐसे जिसका आखिर का अक्षर एक जैसा है ऐसे शब्द हमको ढूंढने हैं और उनकी जोड़ियाँ बनानी हैं। तो चलिए फिर कविता में हम जिस तरह से देखा है, हमने कविता को पढ़ा है, उसमें से कुछ शब्द हैं जिनके आखिर के शब्द एक जैसे हैं, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वाट सरुंची, पहला क्या है, वाट सरुंची, और उसके जैसा ही दूसरा शब्द है जलधारांची। वाट सरुंची जलधारांची, ये एक हो गया। दूसरा है द्यावी करावी, यानी कि ये दो अल्फाज का आखिरी का शब्द जो है वी एक जैसा आ रहा है। गाई गुरांना सकलांना, जैसा गाई गुरान के आगे ना आ रहा है वैसा सकलांना आखिर में क्या आ रहा है, ना। उसके बाद चौथा शब्द हम लिखेंगे तरुवेलींवर अंतर, आखिर में र आ रहा है। इस तरह से इस सवाल का जवाब हम लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, कंसात दिलेल्या शब्दांपैकी दोन समानार्थी शब्द
यादीतून शोधून लिहा, यानी कि हमें जो नीचे ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उसके अंदर से दो दो शब्द के हमको क्या करना है, समानार्थी शब्द ढूंढकर निकालना है। मतलब हर शब्द के दो शब्द हमको यहाँ पर समानार्थी यानी सिनोनिम्स, उसके सिनोनिम्स जो है यानी कि एक जैसे मतलब वाले शब्द हमको ढूंढकर निकालना है। तो नीचे ब्रैकेट में हमको दिया गया है घन, वर्षा, पथिक, पाउस, तरु, पुष्प, पाथस्थ, सुमन, झाड़, ढग, इतने अल्फाज जो है हमको दिए गए हैं। अब हमको इनके जैसे ही मतलब वाले दो दो अल्फाज ढूंढने हैं और इस तरह से जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है उसी तरह से हमें उनको लिखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेघ, मेघ यानी बादल। तो इसको मराठी में कौन से शब्द दिए गए हैं कविता में? एक आया है घन और दूसरा ढग। यहाँ पर ऊपर जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उसमें देखिए पहला ही वर्ड है घन, घन और आखिर का वर्ड है ढग। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? बादल। इन दोनों का भी मतलब बादल ही होता है और मेघ का मतलब भी बादल ही होता है। तो हम यहाँ पर मेघ के नीचे लिखेंगे घन और ढग, ये दो शब्द समानार्थी हो गए। उसके बाद है वृष्टि। वृष्टि यानी पानी, बरसात। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ब्रैकेट में कौन सा शब्द है जो इसका सिनोनिम्स हो सकता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्षा। वर्षा यानी भी पानी गिरना या बरसात होना, वर्षा। तो वृष्टि के नीचे लिख देंगे वर्षा और दूसरा पाउस, पाउस यानी पानी गिरना, बरसात। तीसरा है वाटसरू। वाटसरू में हम लिखेंगे, देखिए दो शब्द इसके ब्रैकेट में जो है ऊपर, उसमें से हम कौन से लिख सकते हैं? वाटसरू यानी रास्ते से चलने वाला, सफ़र करने वाला इंसान। तो यहाँ पे पथिक एक शब्द ऐसा दिख रहा है जो इसको मिलता है और दूसरा है पाथस्थ यानी कि पैरों से चलने वाला, सफ़र करने वाला। तो यहाँ पर हम दो शब्द लिखेंगे पथिक और पाथस्थ। फिर तीसरा है फूल। फूल को चौथा है फूल। फूल के सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं ब्रैकेट में है पुष्प। पुष्प यानी भी फूल ही होता है और दूसरा है सुमन। सुमन यानी भी फूल ही होता है। तो यहाँ पर ये दो इसके सिनोनिम्स है। फिर आखिर में है वृक्ष। वृक्ष यानी झाड़। तो झाड़ के सिनोनिम यहाँ पर क्या है? देखिए तरु। तरु यानी झाड़ ही होता है, पेड़ ही होता है, इसका मतलब भी। और लास्ट से दूसरा है देखिए झाड़। तो इसका मतलब भी झाड़ यानी वृक्ष, तरु एक ही मीनिंग के ये वर्ड्स है। तो इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न चौथा। कवीला कोण कोण बनावेसे वाटते आणि काय काय करावेसे वाटते ते अ व ब गटात त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। यानी कि कवि को क्या क्या बनना ऐसा महसूस होता है और क्या क्या करना चाहते हैं कवि, वो हमको अ और ब लाइन में गट में दिए गए हैं। तो उसके हमको जोड़ियाँ लगानी हैं। तो सबसे पहले कौन बनावे से वाटते, एक तरफ लिखा है कौन बनावे से वाटते और दूसरे तरफ लिखा है काय काय करावे से वाटते। तो आप देखेंगे हम अ गट और ब गट। तो इसमें देखिए सबसे पहला है झरा यानी झरना। फिर उसके बाद है मेघ यानी बादल। 3 नंबर पर है तरु। तरु यानी वृक्ष, झाड़ या पेड़ हम जिसे कहते हैं। चौथे नंबर पर है गवत यानी घास। 5वें नंबर पर है दिवा यानी कि दिया, चिराग। 6ठे नंबर पर है फूल यानी कि फूल। अब इसके क्या क्या काम करते हैं ये चीज़ें हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए झरे से इधर हमको एक तरफ दूसरी लाइन में दिया गया है फळे व सावली द्यावी यानी फल और छाँव देना। सगळ्यांना सुगंध द्यावा यानी सबको खुशबू देना। तहान भागवावी यानी सबकी प्यास बुझाना। गाई गुरांना चारा द्यावा यानी जानवरों को चारा देना। सगळ्यांना प्रकाश द्यावा यानी उजाला देना। पाऊस पाडावा यानी पानी गिराना, बरसात करना। तो इधर के वर्ड्स जो 1 2 3 4 5 6 है, उनसे क्या क्या काम होते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो झरे से क्या होता है, यहाँ पर आप जोड़ी लगाइए। झरना क्या करता है, सबकी प्यास बुझाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तहान भागवावी। मेघ बादल क्या करते हैं, पानी गिराते हैं, बरसात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाऊस पाडावा। तरु यानी झाड़ क्या करते हैं,
फल और छांव देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फळे व सावली द्यावी। 4 नंबर पे गवत। गवत क्या करता है? जानवरों को ताकत देता है, उनका चारा बन जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाई गुरांना चारा द्यावा। 5 नंबर पे दिवा। दिया क्या करता है? सबको प्रकाश देता है, तो यहाँ पर उसके सामने ही है, हम लिखेंगे सगळ्यांना प्रकाश द्यावा। और उसके बाद 6 नंबर पर है फूल। फूल क्या करता है? सबको सुगंध देता है, सुकून देता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सगळ्यांना सुगंध द्यावा। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ियाँ लगाएंगे। अब नीचे देखो, प्रश्न 5वां। परोपकारी गोष्टी, वस्तू आणि व्यक्ति यांचे वर्गीकरण करा व लिहा। यानी कि नीचे जो हमको 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, 2 हिस्से कर दिए गए हैं, उसमें हमको एक तरफ परोपकारी गोष्टी वस्तु लिखना है और दूसरी तरफ परोपकारी व्यक्ति लिखना है। यानी एक तरफ चीज़ों के नाम लिखने हैं और एक तरफ व्यक्ति के लिखने हैं। तो चलिए फिर हम लिखते हैं। तो परोपकारी गोष्टी यानी इस चीज़ों के नाम जो है लिखना है इस ब्रैकेट में, और एक तरफ परोपकारी व्यक्ति। तो ऊपर जो हमको ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स है वो कहाँ पर बैठते हैं ये हमको देखना है। जैसे कि इसमें दिए गए हैं, पहला दिवा, समाज सेवक, वृक्ष, क्रांतिकारक, ढग, सैनिक, नदी, डॉक्टर। तो इतने वर्ड्स हमको दिए गए हैं। अब इसमें से जो इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो परोपकारी व्यक्ति में लिखना है, और जो चीज़ों के लिए दिए गए हैं, वस्तु के लिए दिए गए हैं, वो सामने वाले पहले ब्रैकेट में लिखना है। परोपकारी गोष्ठी वस्तु के ब्रैकेट में लिखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दिवा। दिवा क्या है? एक चीज़ है, तो हम उसको किस में लिखेंगे? परोपकारी गोष्ठी वस्तु में लिखेंगे। फिर बाद में दूसरा है समाज सेवक। तो समाज सेवक एक इंसान है, तो इंसान यानी व्यक्ति, तो हम इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसमें परोपकारी व्यक्ति लिखना है उसमें लिखेंगे। फिर वृक्ष। वृक्ष क्या है? एक चीज़ है, वस्तु है, तो उसको हम लिखेंगे परोपकारी गोष्ठी या वस्तु में। क्रांतिकारक, इंसान, यानी क्रांतिकारक क्या होता है? एक इंसान ही होता है जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, उनको क्रांतिकारक कहते हैं। तो क्रांतिकारक हम किस ब्रैकेट में लिखेंगे? परोपकारी व्यक्ति। ढग। ढग को हम लिखेंगे परोपकारी गोष्ठी और वस्तु के ब्रैकेट में। फिर सैनिक। सैनिक को लिखेंगे परोपकारी व्यक्ति में। फिर नदी। नदी को लिखेंगे परोपकारी वस्तु या गोष्ठी के ब्रैकेट में। और डॉक्टर एक इंसान ही होता है, तो उसको हम लिखेंगे परोपकारी व्यक्ति के ब्रैकेट में। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न 6वां। मी वारा झालो तर काय काय करेन ते 4-5 वाक्यात लिहा। यानी कि मैं अगर हवा बन गया या मैं हवा बन गया तो मैं क्या क्या करूँगा। आपको ये 4-5 वाक्य में इसका जवाब लिखना है। प्रश्न 7वां। गाई गुरे या जोड शब्दात गाई व गुरे असे 2 समान अर्थाचे शब्द आहेत, असे दोन्ही अर्थपूरक पूर्ण शब्द असलेले जोड शब्द वाचा व त्यांचा अर्थ समजून घ्या। यानी कि नीचे जो हमको शब्द दिए गए हैं उनको हमको पढ़ना है और उनका अर्थ समझना है। जैसे जिस तरह से हमें यहाँ गाई गुरे शब्द दिया गया है, जिसमें 2 वर्ड्स है, गाई और गुरे, यानी जानवरों के लिए जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए, उसी तरह से यहाँ पर 2-2 वर्ड्स के अर्थ के शब्द दिए गए हैं। जैसे कि कागज पत्र, यानी कागज और पत्र। काम काज, यहाँ पे भी 2 शब्द है, काम और काज। बाड़ बिस्तरा, यहाँ पे भी 2 शब्द है, बाड़ और बिस्तरा। कपड़ा लत्ता, यहाँ पे भी 2 शब्द है, कपड़ा और लत्ता। धन दौलत, यहाँ पे है धन और दौलत। ठट्टा मस्करी, इसमें 2 शब्द है, ठट्टा और दूसरा है मस्करी। दंगा मस्ती में भी 2 शब्द है, एक दंगा और दूसरा मस्ती। मेवा मिठाई में भी 2 शब्द है, एक मेवा और दूसरा मिठाई। बाजार हाट में भी 2 शब्द है, पहला है बाजार और दूसरा है हाट। अक्कल होशियारी, इसमें भी 2 शब्द है, एक है पहला है अक्कल और दूसरा है होशियारी। दाग दागिने, इसमें भी 2 है, दाग और दूसरा दागिने। नौकर चाकर में भी 2 शब्द है, पहला है नौकर और दूसरा है चाकर। इस तरह से हमें इन शब्दों के अर्थ को समझना है और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज हमने हमारी कविता अच्छे से पढ़ ली है और उसका स्वाध्याय भी अच्छे से समझ लिया है, छुड़ा लिया है। आप इस स्वाध्याय को अपने नोटबुक में लिखिए और याद करिए।